85। जी पेज 106। बल्कि वही पेज निकाल लें आप। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में क्वेश्चन 18 निकालें। क्वेश्चन 18 पेज नंबर 88। पेज नंबर 88। पेज 51 मत खोलें, मैं खोल लेता हूं भाई। एक होती हैं पेज 51 पर मत खोलें, एक होती है कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट और एक होती है कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट हमने कल पढ़ी थी। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट में आगे दो किस्म की हैं, इंक्रीमेंटल और नॉट इंक्रीमेंटल। चलें खोल लें फिर पेज 51। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ टू टाइप्स, इंक्रीमेंटल एंड नॉट इंक्रीमेंटल एंड नॉट इंक्रीमेंटल। कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने की कॉस्ट, जैसे हम गए थे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तो पहले हमें ट्रैवलिंग कॉस्ट करनी पड़ी थी, ये सारी, तो ये थी इंक्रीमेंटल नहीं नॉट इंक्रीमेंटल। और फिर जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन किया था उसी वक्त हमने सेल्स स्टाफ को कमीशन दिया था, वो भी कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन उसको क्या का नाम था, इंक्रीमेंटल। एक होती है कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, एक होती है कॉस्ट टू फुलफिल नहीं फुलफिल, कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट ये होती है कि बाद में अब आपको ईंट बजरी सीमेंट वगैरह खरीदना पड़ेगा और घर बना के देना पड़ेगा। जैसे कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपने ट्रैवलिंग की, गए, रिश्ता पसंद किया और फिर जो है वो रिश्ता विन करने के ऊपर आपने स्टाफ को बोनस दिया, ये है कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। और कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि बाद में जो है बीवी बच्चों को पालने का जितना खर्चा आएगा वो कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट है। अजीब अजीब मिसालों से बातें समझ आती हैं लोगों को। तो सिमिलरली एक है आप इस्लामाबाद गए तो कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट दो किस्म की हैं, इस्लामाबाद जाने की भी, बिड प्रूफ बनाने की भी, लॉयर को फीस देने की भी, और कॉन्ट्रैक्ट विन करके सेल्स स्टाफ को कमीशन देने की कॉस्ट भी कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट है। वो जो सेल्स स्टाफ को कमीशन दी है वो भी कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट है, वो फुलफिल नहीं करना अभी शुरू किया। अब जब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने लगेंगे तो फिर तो आपको अगर क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो वाइपर भी खरीदने पड़ेंगे, फिर आपको क्लीनिंग मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, फिर आपको स्वीपर को तनख्वाहें भी देनी पड़ेंगी, वो कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट कोई ज्यादा डिटेल से हमारे सिलेबस में नहीं है, बल्कि उसने निकाल दी हुई है। तो हमारी ये डिस्कशन सिर्फ जो नीचे हुई है ना कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट पे है, फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट वाली की उसने कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं की। ये सारी डिस्कशन हमारी किसके ऊपर हुई है, कॉस्ट टू ऑब्टेन। तस्वीर खींचो। तो कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई है, ना कि कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारी कल डिस्कशन हुई थी। ओके, इसमें रूल बता दें क्या है। इसमें रूल ये है कि अगर तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है तो उसको आपने हमेशा कहां डालने, एक्सपेंस में, और अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट है तो उसको आपने कैपिटलाइज करना। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है और कस्टमर से रिकवरेबल है तो भी उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की उम्र ही, कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू आपने किसी एक साल में रिकॉर्ड कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड
नहीं करना, यानी किसी एक साल के अंदर अंदर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना है। अब जब रेवेन्यू एकदम रिकॉर्ड हो जाना है तो फिर ऐसी सूरत में कॉस्ट को अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, चाहे इंक्रीमेंटल है उसको फौरन किस में डाल दें, एक्सपेंस में डाल दें। चलें जी, बार बार आप लोगों ने घर में पढ़ा भी होगा, एक एंटिटी रिकॉर्ड करेगी इन्वेंट्री एसेट के तौर पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। जो कस्टमर के साथ ऑब्टेन करने की कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज करेंगे आप। इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो एक एंटिटी करती कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर के साथ, इफ इट वुड नॉट हैव इनकर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड, और ये ना होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट ना होता। पता नहीं ये किसी हद तक याद ही करना पड़ेगा, ये भी कभी भी थ्योरी में आ सकता है। आगे चलें, मतलब कोई सिनेरियो बना के कहेगा कि इसको, अच्छा पैरा 93, cost to obtain a contract that is incurred whether or not contract is obtained or not shall be recorded as an expense unless customer से explicitly वो पैसे आप ले सकें। अब बताएं इंक्रीमेंटल कॉस्ट की क्या ट्रीटमेंट है, रिकॉर्डेड एज एन एसेट, इन्वेंट्री रिकॉर्ड किया था हमने। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वो होती हैं जो एंटिटी इनकर करती है अगर डेटा कस्टमर इट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड, अगर वो इनकर ना होती, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन ना होता। और कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट में ही एक और कॉस्ट है जो इनकर होती चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिलता या ना मिलता, इनको हमेशा एक्सपेंस में डालने, अनलेस कि वो एक्सप्लिसिटली किससे रिकवर हो सकती हैं, कस्टमर से। फिर एक तो छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, प्रैक्टिकली कहता है, मैं एक मशवरा देता हूं कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट को भी एक्सपेंस में डाल लिया करो, हाईलाइट की जो हमने बात की थी, इंक्रीमेंटल को भी एक्सपेंस में डाल लिया करो जब उसका अमोर्टाइजेशन पीरियड 1 ईयर या उससे लेस हो, यानी 2-3-4 महीने के अंदर आपने क्लीनिंग करके दे देनी है, तो फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट को आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालने की क्या जरूरत है। चलिए इस कॉन्सेप्ट की रिवीजन करते हैं पेज नंबर 88 पर। बस ये क्वेश्चन करके फिर आज मैंने आपको बताया था हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बच्चों का इंतजार मैं कर रहा हूँ, बस 5-7 मिनट में ये सवाल खत्म करके फिर मेन काम शुरू करते हैं आज का। क्यू बिल्डर्स साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन यकम जनवरी 2022। क्यू बिल्डर्स ने यकम जनवरी 2022 को कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है। पॉज करो, लेना ले नहीं लेना ना ले, हम क्या करें, नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल रूटीन से हम हटे हैं तो बता दें, हाथ खड़ा कर दें, नॉर्मल रूटीन से हटे हैं। क्यू बिल्डर्स साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन यकम जनवरी 2022 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, जो मर्जी करो भाई आप, बाद में बातें करना, फॉर कस्टमर इन 5 years। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। बताएं जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई होनी है, ओवर टाइम। तो 1 मिनट भी इस हफ्ते में हमने आपका एक्स्ट्रा नहीं मांगना, जो हमारी नॉर्मल रूटीन कई हफ्तों से चलती आ रही है उसी पे चल रहे हैं। फॉलोइंग इज अ डिटेल फॉर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की ये डिटेल आ रही है, खुद ही सीए में आप लोग आए थे। ₹2000 बस। अच्छा आप कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं अच्छा ये होना चाहिए था, वो बैठे रहेंगे, उनको लेक्चर भी समझ नहीं आना, हम क्या करें। ₹2000 बस इनकम, जिन्होंने पास करने वो टेंटिवली देखें, उनको छुट्टी या ना छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने पास होना है। और जिन्होंने बातें करनी इधर उधर वो निकल जाते हैं बस। ₹2000 वॉज इनकर्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ₹2000 वॉज इनकर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सी कॉस्ट हो गई, नॉट इंक्रीमेंटल। ओके आगे चलें। ₹3500 एंड 2500 कॉन्ट्रैक्ट पहले देख लें क्या है। क्यू बिल्डर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन यकम जनवरी 22 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस फॉर अ कस्टमर इन 5 years। 5 साल तक क्या करना पड़ेगा, 5 साल के अंदर उसको घर बना के देना है, और घर जैसे जैसे बनता रहेगा उसको कंट्रोल ट्रांसफर होता रहेगा, यानी हर साल के एंड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल उसको ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने कहा था ये उस सूरत में हुआ करेगा जब आप उसके लैंड पे जाके घर बना रहे होंगे, घर क्या पता नहीं महल बन रहे जो 5 साल में बनना है। ओके, ₹2000 वॉज इनकर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड 3500 वॉज इनकर्ड ऑन ट्रेवलिंग चार्जेस। 3500 वॉज इनकर्ड ऑन ट्रेवलिंग चार्जेस। ट्रेवलिंग चार्जेस किधर आ रहे हैं, ये तो 3500 तो यहीं पे खींच लिया, नॉट इंक्रीमेंटल।
एंड 2500 वाज इनकर्ड ऑन अकोमोडेशन, ये भी क्या हो गए, नॉट इंक्रीमेंटल, सारे नॉट इंक्रीमेंटल. Respectively, for two engineers to visit and present the proposed construction, the customer had agreed to pay for the accommodation expenses. चाहे कॉन्ट्रैक्ट जीते ना जीते, कस्टमर ने क्या, अकोमोडेशन मेरी तरफ से. तो इन दोनों को, इन तीनों को मैंने येलो से हाईलाइट कर लिया था, लेकिन येलो के ऊपर मैं थोड़ा सा स्काई ब्लू लगा रहा हूं ताकि ये ग्रीन सा बन जाए. द रीजन इज के ये तीनों असूली तौर पे येलो थे, यानी नॉट इंक्रीमेंटल थे, लेकिन क्योंकि उसने कह दिया है कि ये कॉस्ट मैं तुम्हें रिकवर करा दूंगा चाहे कॉन्ट्रैक्ट तुम जीतो ना जीतो, तो मेरे ख्याल से अब ये वाला रूल है, ट्रेवलिंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तीनों को कहां डालने. लेकिन अगर कोई एक कॉस्ट कस्टमर से रिकवरेबल है तो उसे क्या करना है, कैपिटलाइज. डन. अब मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, ये सारे को खत्म करके डिसीजन ले लेते हैं. एक्सपेंस, एक्सपेंस, कैपिटलाइज. रीजन क्या है, हालांकि ये सारी की सारी, ये सारी की सारी नॉट इंक्रीमेंटल हैं, लेकिन हम 2500 को क्यों कैपिटलाइज कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ा था वो जो कि बर्डन शिफ्ट हो सकता है कस्टमर पे, उसे आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज. चलें जी आगे. ₹4000 was paid as commission to a sales representative for winning the contract. For winning the contract. कॉन्ट्रैक्ट विन करने पर हमने सेल रिप्रेजेंटेटिव को कमीशन दिया है. ये कौन सी कॉस्ट है हमारी, इंक्रीमेंटल. और इस 4000 को क्या करना है, कैपिटलाइज. नेक्स्ट, एनुअल सेल्स बोनस फॉर पेड टू एम्प्लॉइज अमाउंटिंग टू 5000. मुझे तो इसका इस कॉन्ट्रैक्ट से ताल्लुक भी नहीं लग रहा, ये तो वैसे ही स्टाफ को बोनस दिया हमने साल के एंड पे, इसको कहां डालेंगे, एक्सपेंस में. अब रेवेन्यू सवाल वाले ने नहीं दिया हुआ, कोई मसला नहीं, तो जनरल एंट्रीज उसने मांगी है. चलें, P&L परसेंटेज 1/5, 20% प्रोजेक्ट कंप्लीट है. अगर हमें कुछ और बेसिस नहीं दी हुई तो वी कैन कंफर्टेबली यूज टाइम बेसिस, हम टाइम बेसिस यूज कर सकते हैं. 1/5 मतलब चीजें ऐसी नहीं है ना कोई लिफाफे में डाल के दे दी जाए, शाम को भी बुला लें, रात को भी बुला लें. अब चीजें समझने वाली हैं IFRS 15 की, तो जाएं पॉज लें, इनको करें, फिर कल आएं. तो वैसे डाल के कुछ तो नहीं हो सकता ना, चीजें तो समझने वाली हैं, करने वाली हैं. ओके, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू. ओके, अब आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करनी है. असल में आपने जो कैपिटलाइज करनी होती है ना चीजें, वो इधर डालनी होती हैं. जो कैपिटलाइज करनी होती हैं चीजें वो इधर डालनी होती हैं, और जो एक्सपेंस में डालनी है वो इधर डालनी होती हैं. तो हम ऐसा करते हैं, ये दो डब्बे खोल लेते हैं. डन. कुछ चीजें एक्सपेंस में डालनी है और कुछ चीजें कैपी, 1 बाय 1 देख के डालते जाते हैं. मतलब जो चीजें कैपिटलाइज करनी होंगी वो मैं इधर डालता रहूंगा, अमोर्टाइज करूंगा ओवर द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ, और बाकियों को एक्सपेंस में. कैपिटलाइज वाली इधर डालें, एक्सपेंस वाली, कैपिटलाइज वाली इधर, एक्सपेंस वाली, कैपिटलाइज वाली इधर, एक्सपेंस वाली इधर. चलें जी ट्राई करें. 2000 और 3500 और 5000, 2000 और 3500 और 5000, इसको क्या करना है, 2000 और 3500 और 5000, इसको क्या करना है, एक्सपेंस में डालना है. क्लियर. एक दफा देख लें, बोलें इधर देख, इधर बोल, देखें सारे थ्योरी का सवाल आए. बोलें कमीशन पेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अमाउंटिंग टू 4000 is an incremental cost, is an incremental,
mental cost because it would not have been incurred if contract had not been obtained. ये लिख के फिर उसके बाद therefore the entity shall record it as an asset. These incremental costs will be recorded as an asset. इनको asset के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा और ये भी डाल सकते हैं will be amortized on the same basis as revenue is recorded. और इसको अमोर्टाइज किया जाएगा उसी बेस पे जिस बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है 4000। और आगे अगर आपने 2500 की इंग्लिश लिखनी है, द 2500 कॉस्ट पेड फॉर द अकोमोडेशन इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट because they would have been incurred whether or not the contract has been obtained. यानी regardless of whether the contract is obtained or not, they would have been incurred. वो होनी ही होनी थी. But as these are explicitly chargeable to customer, so these will also be ये भी कैपिटलाइज होंगे. तो आप 2500 को और 4000 को पकड़ लें और क्या करें, कैपिटलाइज. 2500 और 4000 को कैपिटलाइज करें. जवाब पहले मुझे बताएं कितना आ रहा है. 2500 और 4000 को जमा करके 6500 जवाब आ रहा है. अब रेवेन्यू को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू को इंटू 1/5. रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करना है, इंटू परसेंटेज की जरूरत नहीं, इंटू 1/5. और इसको भी कैसे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट को 1/5. आप बताएं कैपिटलाइज और एक्सपेंस वालों की ट्रीटमेंट कैसे फर्क हो गई. एक्सपेंस वालों को फौरन खर्चे में डाल दिया और कैपिटलाइज वालों को इस तरह खर्चे में डाला जिस बेस पर. तो बताएं ये कॉस्ट क्या हो रही है, कैपी, और ये कैपिटलाइज वाली आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में जा रही हैं और एक्सपेंस वाली फौरन खर्चे में जा रही हैं. जी आप बता दें. 1300, 10,500. अब जवाब जो मर्जी है उसको. तो लिखें जिन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है उनको हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में डालकर फिर 1/5 किया है. जिन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, एक्सपेंस वालों का तो कोई मसला नहीं ना, जिन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है उनको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में डालकर फिर 1/5 किया है. ओके अब एंट्रीज जो है वो कर दें, क्या होंगे. मतलब आपने इसकी एंट्री करनी है, इसकी एंट्री करनी है, इसकी एंट्री करनी है. एक इससे ऊपर भी एंट्री होती है, किसी को याद हो, ठीक है. एक बिल्कुल एक एक्स्ट्रा एंट्री होती है. वो एंट्री जरा कोई बंदा बताए क्या होगी आज. इन्वेंट्री डेबिट. पता है यहां कौन सी कॉस्ट आएंगी, यहां इंक्रीमेंटल. इनको कैपिटलाइज करना है. ये इंक्रीमेंटल हो गई मेरे ख्याल से 4000 और 2500 जो है वो आपको पता है कोई और चक्कर था उसमें. 2500 थी तो नॉट इंक्रीमेंटल, लेकिन तो आप बताएं ये एंट्री ये वाली फिगर हम कहां से उठाते होते थे, ये वाली फिगर क्वेश्चन से. तो बताएं हमने इन्वेंट्री बाय कितने की कर ली है, जल्दी बताएं. 2500 जमा 4000 कितना,
6500। अगली तो एंट्री सारी आसान है, शायद अगली तो एंट्रीज आसान है। ये एक एंट्री इससे निकल रही है, एक एंट्री इससे निकल रही है, एक एंट्री इससे निकल रही है, लेकिन क्वेश्चन से ये निकल रही है। अगली एंट्री बताएं, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। और इसकी एंट्री बताएं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट जी, अमाउंट बताएं 1300। वो जो कैपिटलाइज की थी उनको 1300 यानी ऐसा ऐसा अमोर्टाइज कर रहे हैं। और इसकी एंट्री तो एक्सपेंस डेबिट जी कितना 10,500। अब बताएं कौन सी एंट्री मिस होने का चांस है? पहली वाली, क्योंकि वो P&L से बराह रास्त निकली नहीं है, बस उस एंट्री के मिस होने का चांस है। अब हमारे सॉल्यूशन में जिस मर्जी तरतीब पे एंट्रीज हुई है उसे इग्नोर करें, बेहतर है इसी तरतीब पे पेपर में कर दीजिएगा। अब मुझे बताएं, जो हम कल से लगे में कैपिटलाइज कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज का मतलब समझ आया? वो जो सबसे टॉप पे एंट्री भी है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज या एक्सपेंस? तो बोलें इस 6500 में क्या क्या है? इस 6500 में क्या क्या है? द इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड एज इन्वेंट्री एंड दो दीज आर नॉट बट दीज आर एक्सप्लिसिटली रिकवरेबल फ्रॉम, देयरफॉर, ये इंक्रीमेंटल नहीं बन जाएंगी, रहेंगी नॉन इंक्रीमेंटल, देयरफॉर दीज विल आल्सो बी कैपिटलाइज्ड। तो इस एंट्री के नीचे वी हैव कैपिटलाइज्ड टू कॉस्ट्स, वी हैव कैपिटलाइज्ड 2500 एंड 4000। जरा समझ आ जाएगा, थ्योरी के एतबार से भी बात कर रहा हूं। वी हैव कैपिटलाइज्ड 2500 एंड 4000 एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। चलें जी, अब नई चीज शुरू करें। आज हमारी डिस्कशन शुरू होगी प्रेजेंटेशन पे। पेज नंबर 54 प्रेजेंटेशन, पेज नंबर 56 से शुरू करें। आज तक हम दो चीजें बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते रहे हैं, एक थी रिसीवेबल और दूसरी थी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। आज एक तीसरी चीज भी प्रेजेंट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन, यानी बैलेंस शीट के मुंह पर क्या प्रेजेंट करना है। तो इस सफ़े पे लिखें, डेटर या रिसीवेबल को कहते हैं कि डेफिनेशन, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी।
दुकानदार ने आपको घी का डब्बा बेचा सुबह 9 बजे, तो दुकानदार ने आपको कहा पैसे, आपने कहा कि मैं प्लीज, आपने कहा कि पैसे मैं कल दे दूंगा, तो आप बताएं इज देयर एनी कंडीशन और देयर इज नो कंडीशन? असल में अनकंडीशनल राइट ये होता है, शॉपकीपर just have to wait for time to pass, just have to wait for time to pass. अगर दुकानदार ने क्रेडिट सेल करके सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार करना हो तो इसको कहते हैं कि ये जो डेटर हमारा बना है ना, दुकानदार कहता है डेटर बने, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मैं आपको कंडीशन की मिसाल दूंगा, फिर आपको कंडीशनल राइट समझ आएगा। अभी हम किस राइट की बात करें? अनकंडीशनल। दुकानदार ने आपको 9 बजे घी का डब्बा बेचा, दुकानदार ने कहा पैसे, आपने कहा जी कल तनख्वाह आएगी, कल इंशाल्लाह सुबह पैसे दे दूंगा। अब दुकानदार से बात हुई, कोई नहीं सर जी कोई कंडीशन नहीं, पैसे इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। अब दुकानदार हैज डू डू नथिंग एक्सेप्ट टू वेट फॉर 24 आवर, 24 घंटे बैठा रहे, घर जाके बैठा रहे, दुकान पे बैठा रहे, ही इज जस्ट टू वेट फॉर टाइम, देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज। तो डेटर की डेफिनेशन बताएं। डेटर आज के बाद हमेशा रिकॉर्ड करना है सवाल में, जब सवाल के अंदर क्या लिखा आ जाए, सेलर का अनकंडीशनल राइट बन गया पैसे लेने का। अनकंडीशनल राइट का मतलब है अब सेलर ने कोई कंडीशन पूरी नहीं करनी, अब कोई कंडीशन पूरी नहीं करनी, ही हैज जस्ट टू वेट फॉर टाइम, उसने टाइम का इंतजार करना है, पैसे टाइम गुजरेगा तो पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, दुकानदार ने आपको जो है वो कंप्यूटर बेचा सुबह 9 बजे उधार पर, आपने कहा कि तुम्हारा पैसे लेने का हक तब बनेगा, तुम्हारा पैसे लेने का हक तब बनेगा जब मुझे शाम तक कीबोर्ड मंगवा के दो, बस तुम्हारा पैसे लेने का हक तब बनेगा। आप बताएं 9 बजे दुकानदार डेटर डेबिट नहीं कर सकता, लेकिन रेवेन्यू क्रेडिट करेगा क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया कंप्यूटर का। इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ अगर कंप्यूटर पसंद आया रख लूंगा तो नहीं, कंप्यूटर में मसला नहीं है, कंप्यूटर में मसला नहीं है, डेटर वाली साइड पे मसला है। आज कंप्यूटर में मसला नहीं है, कंप्यूटर हमें पसंद आ गया, बिल्कुल भाई ले जाएं, पैक कर दें, लेकिन पैसे लेने का हक तुम्हारा तब बनेगा दुकानदार जब। आप बताएं दुकानदार सुबह 9 बजे जिस वक्त कंप्यूटर बेचेगा, उसको पता है कि मैंने 5 बजे तक इसको कीबोर्ड अरेंज करा के देना है, जब कीबोर्ड अरेंज करा के देगा, यानी दुकानदार के दिल में तो होगा 9 बजे कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, लेकिन जबान से कह नहीं सकता। दुकानदार ने पैसे लेने के लिए सिर्फ टाइम गुजरने का इंतजार नहीं करना, दुकानदार को एक और काम करना पड़ेगा, एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो 9 बजे दुकानदार का राइट टू रिसीव मनी इज कंडीशनल ऑन डिलीवरी ऑफ समथिंग विच इज अदर देन टाइम। टाइम नहीं, अब सिर्फ टाइम का इंतजार नहीं करना, कोई और काम भी आपको करके देना है। तो बताएं 9 बजे जो दुकानदार का राइट टू रिसीव मनी है, इज इट कंडीशनल और समथिंग और अनकंडीशनल? इट इज कंडीशनल ऑन व्हाट? कंडीशनल ऑन डिलीवरी ऑफ कीबोर्ड। एंड एट 5 PM, भाई आंखें खोलो, at 5 PM when dukandar will deliver the keyboard, then the condition is fulfilled. Now the conditional right will be transferred to a T count which is called as unconditional right. अब कंडीशन खत्म हो गई, कंडीशन खत्म होगी। जैसे एम्प्लॉय शेयर स्कीम आप लोग करते थे कैफ 2 में, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी शेयर्स के ऊपर, तो कंडीशन खत्म हो गई। तो कंडीशन खत्म हो गई तो अब क्या कहेगा दुकानदार? अब दुकानदार कीबोर्ड डिलीवर करने के बाद कहेगा आई स्टिल हैव अ कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, मैं कुछ करूंगा तो नो 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 नो, देयर इज नो कंडीशन। अब उसने कहा पैसे 3 दिन बाद ही आपको दूंगा, कंप्यूटर के भी दे जाऊंगा, कीबोर्ड के भी दे जाऊंगा। नो, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर टाइम। अब 9 बजे किताबों में क्या रिकॉर्ड करेंगे आप? कंडीशनल राइट, कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। उसका नाम हम डेटर नहीं होगा, उसका डेटर नाम नहीं रखेंगे, उसका डेटर की छोटी बहन, डेटर का कोई नया नाम रख देंगे, तो वो कंडीशनल राइट होगा।
लेकिन 5 बजे इंशाल्लाह हम डेटर डेबिट करेंगे, 5 बजे डेटर डेबिट करेंगे, क्योंकि 5 बजे अब राइट टू रिसीव मनी इज बिकॉज कंडीशन इज फुलफिल्ड। चलें फिलहाल बात को आसान रखें, पहले आप ये एग्जांपल करें। एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी इन एक्सचेंज फॉर 1000 रुपया। जी हमने आपको कितनी प्रोडक्ट्स बेचनी है? 2, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए मिसाल के तौर पे कंप्यूटर है और प्रोडक्ट बी मिसाल के तौर पे प्रिंटर है। कंप्यूटर आपको अभी दे देते हैं 28 फरवरी को और प्रिंटर आपको दे देंगे 31 मार्च को। टोटल प्राइस है 1000 रुपया। द प्रोमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट वादे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और 400 रुपए का इसमें हम आपको पता है कि बेच रहे हैं कंप्यूटर और 600 रुपए का हम बेच रहे हैं प्रिंटर। एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड डेटर, रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड डेटर। ये ना डेटर का नया नाम आया मार्केट में, ये जरा नाम देख लें, ये डेटर का नया नाम है मार्केट में। अब एक्स लिमिटेड, उनको कहो भाई पीआरसी वालों को सीए करें अंदर, कैफ वाले भी आजकल ऊंची बोलते हैं। एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड डेटर व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। ये तो सिंपल सवाल हो गया, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है। जब इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो तो रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करो, डेटर भी रिकॉर्ड करो। जब इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो तो इसका रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करो, डेटर भी रिकॉर्ड करो। बताएं इन दोनों का डेटर कब रिकॉर्ड करना है? एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड इट्स डेटर, ये छोड़ा करें लो, एंड रिकॉर्ड इट्स डेटर। रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करो, डेटर भी रिकॉर्ड करो। कब? जब कंट्रोल ट्रांसफर हो। ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये तो कोई अजीब चीज नहीं है, करें इसको, ये एंट्रीज करें दोनों, इसमें क्या मसला है जी? पहला कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ है? 28 फरवरी को। एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड द रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड द डेटर। रिसीवेबल डेटर एक ही नाम है, रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर। विल रिकॉर्ड द अच्छा जी इधर देखें, एक्स लिमिटेड विल रिकॉर्ड द 28 फरवरी लिखा है मैंने, विल रिकॉर्ड द रेवेन्यू एंड विल रिकॉर्ड द रिसीवेबल। विल रिकॉर्ड द रेवेन्यू एंड विल रिकॉर्ड द रिसीवेबल कब? व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। जी ये कितने का है? रेवेन्यू प्रोडक्ट ए का रिकॉर्ड करना है 400। बाकी पैसे पूसे का भाई सवाल ने नहीं बताया, वो तो भी ये बता रहा था कि डेटा रिकॉर्ड करना है। प्रोडक्ट बी का देखते हैं क्या करना है। एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड डेटर व्हेन कंट्रोल ऑफ ईच। अच्छा फिर दूसरी प्रोडक्ट का भी यही करना है, व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। दूसरी का कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ है? 31 मार्च। इट रिकॉर्ड्स द डेटर and it records the revenue when the control is transferred। कितना? 600। पढ़ें। प्रेजेंटेशन में हमारा पहला कॉन्सेप्ट है आज, जिसका नाम है रिसीवेबल। रिसीवेबल कहते हैं अनकंडीशनल राइट टू मनी। इट इज प्रेजेंटेड एज रिसीवेबल। बैलेंस शीट में हम इसको रिसीवेबल के तौर पे दिखाया करेंगे इन बैलेंस शीट। अ राइट टू मनी, कंसिडरेशन को मनी लिखें। अ राइट टू मनी इज अनकंडीशनल इफ बोलें जल्दी बता दिया मैं आपको, इफ ओनली द पैसेज ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड बिफोर पेमेंट। बस पैसेज ऑफ टाइम चाहिए, यानी पेमेंट से पहले पैसेज, इंतजार करना है आपने वक्त गुजरने का, या किसी और चीज का इंतजार करना है? वक्त गुजरने का इंतजार करना है। तो आप बताएं, दुकानदार ने आपको रजिस्टर बेचा, आपने कहा कि ये पैसे मैं जो है वो 5 दिन बाद दे के जाऊंगा।
तो दुकानदार ने अब क्या करना है, वहां दुकान पे बैठ के क्या करना है, ही इज जस्ट टू वेट फॉर टाइम टू पास, तो डेट्स वाइज वो डेटर रिकॉर्ड कर ले, कोई मसला नहीं, डेटर से पैसे लेनी, डेटर डेबिट। दुकानदार ने कोई कंडीशन फुलफिल करनी है, ये जस्ट हैव टू वेट फॉर द टाइम। तो जब भी आपने बस चीजें बेच के टाइम का इंतजार करना हो तो इसे डेटर कहते हैं। लेकिन एक नया लफ्ज डेटर के लिए यूज कर लें, मतलब यू हैव, इस टाइम में आपने कोई कंडीशन पूरी नहीं करनी, बस टक 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 घड़ी के गुजरने का इंतजार करना है, तो बस चलें जी। अगली मिसाल, वो जो मैंने आपको माउस और कीबोर्ड वाली दी है, अब वो आई है। एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये मिटा दें, चले रहने दें, वो लोग आप देखने लग जाते हैं। एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी टू वाई लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर 1000 रुपया। प्रोडक्ट ए विल बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी एंड प्रोडक्ट बी विल बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। एक बार याद रखिएगा, रेवेन्यू इसी दिन रिकॉर्ड कीजिएगा दोनों का। 28 फरवरी को रेवेन्यू रिकॉर्ड कीजिएगा, 31 मार्च को रेवेन्यू। रेवेन्यू का अनकंडीशनल राइट से कोई ताल्लुक नहीं, रेवेन्यू का कंट्रोल ट्रांसफर होने से ताल्लुक है। रेवेन्यू अलग होता है, रिसीवेबल अलग होता है। अब प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आइडेंटिफाइड एज सेपरेट वादे, ये दोनों सेपरेट वादे हैं, क्योंकि पहली चीज कंप्यूटर है, दूसरी चीज प्रिंटर है। कंप्यूटर 400 का बेच रहे हैं, प्रिंटर 600 का बेच रहे हैं। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। ओ, पिछले सवाल में रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड के साथ एक और लाइन भी लिखी हुई थी। पिछले सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी, द एक्स रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इस सवाल में उसने क्या लिखा है, इस सवाल में उसने लिखा है रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। ये लाइन लिखने की वजह से जरूरत नहीं होती, ये इंप्लाइड होती है। इसका रेवेन्यू 28 फरवरी को रिकॉर्ड होगा, इसका रेवेन्यू 31 मार्च को। पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ बी। आप बताएं क्या कोई कंडीशन है, किसके बेचते हुए कंडीशन है, ए के बेचते हुए। पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए इज डिपेंडेंट, कंडीशनल डिपेंडेंट होता ना, इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ बी। तुम्हारा ए के पैसे लेने का हक तब बनेगा जब ए डिलीवर हो। That is the consideration of 1000 is receivable only, ड्यू का मतलब रिसीवेबल होता है ना, that is the 1000 is receivable only after you have transferred both। और बार बार लिख रहा है कुछ, उसी बात को बार बार समझा रहा है, ब्रैकेट में समझा रहा है, फिर फुल स्टॉप के बाद दोबारा समझा रहा है। दिस मीन्स डेट, असल में ये नया कॉन्सेप्ट आया ना, तो स्टैंडर्ड ने भी बार बार लिख रहा है। दिस मीन्स डेट, बार बार बता रहे हो क्या रहा है, this means that we have a conditional right to receive money for product A। प्रोडक्ट A बेचते हुए कंडीशनल राइट है, प्रोडक्ट B बेचते हुए फिर कोई मसला नहीं। The following entries will be made। ओके, अब इस टॉपिक में मैंने आपको अक्सर कहा अधूरी एंट्रीज करके इजी मार्क्स लिया करें। 28 फरवरी को रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, प्रोडक्ट ए का कितना 400, और 31 मार्च को रेवेन्यू रिकॉर्ड करें 600 और इजी मार्क्स लें। ये मैंने क्या किया है, ये जो लाइनें लिखी हुई थी, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, ये मैंने ये वाली लाइन अभी तक आपके सामने पोस्ट की है। दोनों का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए, पेमेंट डिलीवरी होगी ए की, पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ बी। इस वजह से हम ए के बेचते हुए क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डेटर। ए के बेचते हुए क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डेटर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिकॉर्ड डेटर, हम डेटर अभी डेबिट नहीं कर सकते। That is the consideration of 1000 is receivable only after we have delivered both। रिसीवेबल को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब दोनों डिलीवर हो जाए। करें नोट जी, अब एंट्रीज टैली नहीं करी दोनों, खैर है। अब बता दें अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी कब बनेगा, जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तब अनकंडीशनल राइट हो जाएगा। अब जब मैं प्रोडक्ट बी बेच दूं तो अब भी मेरे ऊपर कोई कंडीशन है, सोचें जरा, तो बताएं अब मेरे कोई कंडीशन मैंने फुलफिल करनी है या बस टाइम का इंतजार करना है, टाइम का इंतजार करना है। लेकिन प्रोडक्ट ए के पैसे नहीं मांग सकता था मैं, क्योंकि बोले क्या लिखा हुआ था, पेमेंट फॉर प्रोडक्ट ए इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी।
डन। ओके, अब जबान से मैं पैसे मांग सकता हूं 1,000 रुपए 31 मार्च को, वो देगा कुछ दिनों बाद, लेकिन आते जाते उसको कह दिया करूंगा आपने मेरा उधार देने 1,000 रुपया, आपने मेरा उधार देने 1,000 रुपया। लेकिन 28 फरवरी के बाद अगर वो मुझे 2-3 मार्च को मिले तो, और मैं आते जाते कहूं आपने मेरा 400 रुपया देने हैं, वो कहे नहीं आप पहले बी दें फिर पूरा 1,000 की एक ही दफा बात कीजिएगा। तो अगर हत्ता के मैं उसको 27 फरवरी को भी सॉरी वो मार्च, हत्ता के उसको मैं 16 मार्च को भी मिलूंगा, तो मैं जबान से नहीं कह सकता आपने मेरा 400 रुपया देना है। वो कहेगा भाई पैसों की बात ना किया करें मेरे साथ, प्रोडक्ट भी आपने अरेंज करा के नहीं दी, उधर आप कह रहे हैं आपका कंटेनर फंसा हुआ है, कंटेनर आपका निकल नहीं रहा, उधर से मुझे प्रोडक्ट भी मंगवा के दें फिर अगली बात कीजिएगा मेरे से। मैंने आपको कहा था पेमेंट इसकी डिपेंडेंट होगी इसके ऊपर, ये आते जाते मुझे तंग ना किया करेंगे पैसे दो। अब मुझे बता दें, लेकिन जब वो नजर आया करेगा तो मेरे दिल में तो एक ख्वाहिश हुआ करेगी ना मैंने इससे पैसे लेने हैं, तो इसलिए इसका नाम डेटर की बजाय स्टैंडर्ड ने कह दिया रख लें कॉन्ट्रैक्ट एसेट। जो मर्जी नाम लोगों को जहन में आता रख लेना था स्टैंडर्ड ने, लेकिन स्टैंडर्ड ने नाम इसका रखा है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। जैसे उसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। अब इस अकाउंट को खत्म पता नहीं कब करना है, मतलब हम अपने समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो दिल की आवाज है और रिसीवेबल जबान की आवाज है, ये फर्क है ना दोनों में। उसको देख के दिल में आता था कि 400 लेने, लेकिन जबान पे नहीं ला सकते थे, और एक दिन जबान पे भी आ गया, लेकिन आए से नहीं आया, ये प्रोडक्ट डिलीवर करके आया। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी पैसे लेने होते हैं, लेकिन ये क्या है, दिल की आवाज, और रिसीवेबल क्या है, जबान की आवाज। ओके, आप बता दें ये जो कंडीशनल रिसीवेबल मैंने रिकॉर्ड किया है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट के साथ ब्रैकेट में लिखें कंडीशनल रिसीवेबल, मतलब रिसीवेबल ही है ना, है तो रिसीवेबल ही सॉर्ट ऑफ। कंडीशनल एसेट लिख लें या जो मर्जी नाम रख लें, रिसीवेबल लिख के अगर आपको कोई खतरा है कि मैं कल को रिसीवेबल यूज नहीं करना इसके लिए लफ्ज, मतलब कंडीशनल रिसीवेबल ही लिख लें, कंडीशनल रिसीवेबल। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है, कंडीशनल रिसीवेबल। कंडीशनल रिसीवेबल को कब किताबों से खत्म करें बताएं, यहां ब्रैकेट में लिखा है आपने कंडीशनल रिसीवेबल, कंडीशन जब कंडीशन पूरी हो। कब कंडीशन पूरी हुई, एट द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी। नाउ अब इस अकाउंट को किताबों से खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट क्रेडिट, डेबिट नहीं, डेबिट नहीं, डेबिट तो पहले हुआ है, क्रेडिट। तो इस अकाउंट को किताबों से खत्म करते हैं। ओके, पढ़ें। A contract asset is a seller right to money। अच्छा, 400 रुपए। सेलर राइट टू मनी कितना है, A contract asset is a seller right to money in exchange for goods A। इन एक्सचेंज फॉर गुड्स, कौन सी गुड्स बेची थी फिलहाल, ए। डेट इट हैज ट्रांसफर टू कस्टमर, इसने बेच तो दी है, बट बताएं आगे मसला क्या है, बट वी हैव टू वेट फॉर टाइम टू पास। नो 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 नो, प्रोडक्ट ए बेचने के बाद टाइम पास नहीं, टाइम का इंतजार नहीं करना, एक और चीज का भी इंतजार करना है। अगर टाइम 31 मार्च आ भी गया और प्रोडक्ट बी ना बेची तो कैसे पैसे मांगेंगे। But the right to receive money is dependent on something। हमारी सवाल में something क्या था, something था delivery of B, but the right is dependent on conditional, but the money is conditional on something। कुछ होगा तो पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये क्या लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को दोबारा रिसीवेबल में डाल दो, व्हेन राइट टू कंसिडरेशन बिकम्स अनकंडीशनल। या इस तरह भी लिख सकते हैं ना, यानी कि इसको ब्रैकेट में लेके व्हेन, मतलब ऐसे स्लैश डाल के, या चलें इस तरह कर लें, और व्हेन कंडीशन इज
बोलें, फुलफिल्ड। ये अनकंडीशनल राइट, सॉरी, ये कंडीशनल राइट डेटर कब बना करेगा? When seller right to consideration become unconditional. Unconditional कब बना था? When condition is fulfilled. किसी ने आपको कहा कि हमारे दफ्तर में अनकंडीशनल एक्सेस है आपको, यानी जब मर्जी आएं जाएं, जैसे मर्जी आएं जाएं, और थोड़े अरसे बाद उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जूते पॉलिश हो, कपड़े इस्त्री हुए हों, तो इट इज़ अ कंडीशनल एक्सेस, यानी कोई कंडीशन पूरी करेंगे तो होगा। तो जिंदगी में भी होता है, अनकंडीशनल चीज़ें भी होती हैं, कंडीशनल भी होती हैं। इस लाइन की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सप्लायर माइट ट्रांसफर गुड्स टू कस्टमर बिफोर कस्टमर पेज द मनी। इस लाइन की तो कोई जरूरत नहीं। ये थी जी कॉन्ट्रैक्ट एसेट की डेफिनेशन। बताएं जी क्या है कॉन्ट्रैक्ट एसेट? इज अ दुकानदार का राइट टू मनी। इट इज अ राइट टू मनी, लेकिन जबान पे नहीं ला सकता। इट इज अ राइट टू मनी। इन एक्सचेंज फॉर प्रोडक्ट ए दैट इट हैज ट्रांसफर टू कस्टमर, बट दिस राइट टू रिसीव मनी इज कंडीशनल ऑन समथिंग। ये किसी चीज के ऊपर क्या है? अच्छा जी, चलिए सारी बातें छोड़े, डेटर का नाम आज क्या बना? अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। अच्छा, एक तीसरी एग्जांपल नोट करें, वो बेहतर है आप पेज 58 पे नोट करें। पेज 58 वाली एग्जांपल मैंने आज आपको करवा रहा, तो फिर कभी करेंगे। पेज 58 पे तीसरी एग्जांपल नोट करें, और सबने पेज 58 पे ही करनी है। कार सोल्ड, होंडा ने, पहली लाइन खाली छोड़िएगा। कैश रिसीव 15 जनवरी। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी established on 1 जनवरी। ओके, रुक जाएं जरा। इसमें आगे ना 2 सिनेरियोज होंगे, दूसरा सिनेरियो हम आने वाले दिनों में करेंगे। फिलहाल बस इसका आंसर लिख लेते हैं, और यहां पे हम कोई हेडिंग भी देंगे, यहां पे हम कोई हेडिंग भी देंगे। अब मैं 3 जर्नल एंट्रीज करने लगा हूं। होंडा ने गाड़ी कब बेची? 10 जनवरी को। बिलावल ने पैसे कब दिए? 15 जनवरी को। लेकिन बिलावल अमीर बंदा था, उसने कहा डेटर डेबिट कर लो 1 जनवरी को। हमने कहा ये केड़ा डेटर आया है, यानी यकम, भाई ये इनको मना करें ना, ये क्या हो रहा है? तो आपने कहा ये कौन सा डेटर आ गया 1 जनवरी को? कई दफा अमीर लोग होते हैं, दुकान पे आते हैं, दुकान पे आते ही कहते हैं 1 जनवरी को यार गाड़ी ऑर्डर कर रहा हूं। उन्होंने कहा जी सर 10 तक तैयार हो जाएगी, 15 को आप पैसे दे दीजिएगा। उसने कहा तेरा पैसे लेने का हक आज है, जा क्या याद करेगा। दुनिया में ऐसा हो रहा था। तुम्हारे पैसे लेने का हक आज बन गया है, तुम्हारे पैसे लेने का हक आज बन गया है। आप बता दें डेटर के लिए हमने एक नया लफ्ज क्या पढ़ा है? इधर कोई कंडीशन दूर के बाद, इधर तो हमने बारों बार कहे तू डेटर हमारा। अनकंडीशनल राइट, खुद जाएं जल्दी जाएं। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी का नाम मैंने क्या लिखवाया आज? डेटर। 1 जनवरी को एंट्री करें, बोलें डेटर या रिसीवेबल? डेबिट, डेटर डेबिट। आगे क्रेडिट क्या करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह बता देता हूं। कैश डेबिट किस दिन करेंगे?
15 जनवरी को। इसमें इंशाल्लाह आप गलती नहीं करके आएंगे पेपर में। सेल किस दिन क्रेडिट करेंगे? 10 जनवरी को। अब मुझे बता दें कि अगर प्राइस चीजों की 100 रुपए है तो मैं डेटर डेबिट कितने से करूं? 100 रुपए से। और क्रेडिट क्या करूं? सेल नहीं क्रेडिट कर सकता भाई। सेल कैसे क्रेडिट कर सकता हूं? सेल तो किस वक्त क्रेडिट होगी? जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। एक्सेलेंट। कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? 10 जनवरी को। मैं सेल तो नहीं क्रेडिट कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने से? 100 से। वजह देखें सारे, 1 मिनट वजह देखें। मैं दुकानदार हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं होंडा एटलस कार हूं। मेरा पैसे लेने का हक बन गया क्योंकि वो वादा करके गया है। कहते तुम्हारा पैसे लेने का हक है। मेरा पैसे लेने का हक बन गया है। अब हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो पैसे 2 तारीख को लेने होता है, 2 जनवरी को मैं ले लेता जाके। मेरा पैसे लेने का हक बन गया तो मैं बींगा होंडा एटलस कार, मैं कहूंगा आई हैव राइट टू रिसीव मनी एंड आई हैव लाइबिलिटी टू डिलीवर कार। मैं 2 फिक्रे बोलूंगा ना अब। आई हैव अ राइट टू रिसीव मनी एंड आई हैव अ लाइबिलिटी टू डिलीवर कार। मेरे पास लाइबिलिटी, मेरे पास मेरी जिम्मेदार। अच्छा, आमतौर पे वैसे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हम तब क्रेडिट करते होते थे जब कैश आता था। कैश डेबिट, कैश आ गया, आई हैव अ लाइबिलिटी टू डिलीवर कार। बट एक बात याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं नॉन कैंसिलेबल। बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? नॉन कैंसिलेबल। कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री शायद मैं कल करवाऊं, वो बहुत आसान है। आज हमने उसको रिवीजन नहीं करनी, इस वजह से मैं नहीं करवा रहा। बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं नॉन कैंसिलेबल। तो नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में जब कभी कस्टमर मुंह से बोल दे कि तेरा अनकंडीशनल राइट बन गया पैसे लेने का, तो सेलर मजे से डेटर डेबिट कर लेते। लेकिन अब सेलर को पता है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, तो फिर डेटर डेबिट करके वो अपने कंधों पे एक बोझ रिकॉर्ड करता है। आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, आई जस्ट हैव टू डिलीवर द कार। अगली 2 एंट्रीज तो आप लोग खुद ही कर लें, तो वो तो आसान सी हैं। 10 जनवरी। आज आपने वैसे देखा IAS 18, एक पुराना स्टैंडर्ड था IAS 18, वो खत्म हो गया। अब नया स्टैंडर्ड है IFRS 15। IAS 18 में ऐसा कोई तस्वुर नहीं था। ये आमतौर पे कई दफा ना 1 जनवरी को जब एग्रीमेंट हो रहा होता है उसी दिन ये बातें हो जाती हैं। आज आपने देखे एग्रीमेंट की डेट पे भी एंट्री हो गई है एक तरह की। जिस दिन दोनों का एग्रीमेंट हो रहा था ना साइन, उसी दिन ये एंट्री हो गई थी। हालांकि ना पैसे आए थे ना चीजें डिलीवर हुई थी। अगली एंट्री तो आसान सी है, 10 जनवरी को बता दें क्या होगी। नहीं, सेल क्रेडिट करें ना, सेल क्रेडिट करें पहले, इजी मार्क्स लें। रेवेन्यू, सेल रिकॉर्ड करें और क्या करें? एक्सेलेंट। नाउ आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है। अब सीएल को मेरे ख्याल से इस एंट्री में सीएल को खत्म करें और अगली एंट्री में डेटर को खत्म करें, क्योंकि पैसे आ जाएंगे। तो आपकी लाइबिलिटी क्या थी? गाड़ी डिलीवर करने की। डिलीवर कर दी तो सीएल को खत्म करें। मेरे ख्याल से इस एंट्री में सीएल को खत्म करें और अगली एंट्री में बैलेंसिंग। अगली एंट्री में पैसे ले लें, पैसे ले लें। जी बोलें। कैश डेबिट कितना? 100। और डेटर से पैसे आ गए, डेटर को क्या करें? क्रेडिट कितना? 100। छोटा सा कहीं लिख लें, कैश और डिलीवरी की डेट से पहले अगर अनकंडीशनल राइट बन जाए, कैश और डिलीवरी की डेट से पहले, कैश की डेट और डिलीवरी की डेट, कैश और डिलीवरी की डेट से पहले अगर अनकंडीशनल राइट बन जाए तो उसी दिन रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लें। तो उसी दिन रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लें। रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लें।
चलें जी, करें पास पेपर क्वेश्चन 8 ट्रिच मीर। दो से 3 मिनट लगाइएगा, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा। फिर हमने पास पेपर क्वेश्चन 7 शुरू करना है। एडजस्टमेंट नंबर 3 कीजिएगा आज, एडजस्टमेंट नंबर 3। PML entered into a contract। हो गए सवाल किसी से? आपने कर लिया भाई, करें जल्दी करें। PML entered into a contract to sell 1 unit of machine A and 1 unit of machine B for a total price of 16 million. Machine A was delivered in December 2019, हमारा साल, while machine B was delivered in अगला साल। मशीन B डिलीवर हुई है अगले साल और मशीन A डिलीवर हुई है हमारे साल।
द कंसिडरेशन ऑफ 16 मिलियन इज ड्यू आफ्टर TML ट्रांसफर बोथ मशीन्स टू कस्टमर। आप बताएं सारे पैसे लेने का हक कब बनेगा? जब दोनों डिलीवर हो जाएंगी। तो दूसरी कब डिलीवर होगी? अगले साल। तो फिर डेटर कब डेबिट करेंगे? अगले साल। TML sells machine A and B at standalone selling price of 12 मिलियन एंड 8 मिलियन। अकेले अकेले A और B। पास पेपर क्वेश्चन 18 हो गया था। और वो जो 2 सवाल होमवर्क में अलग से दिए थे वो, और IS 38 का सवाल दिया था एक दिन आप लोगों को होमवर्क में, वो भी हो गया हुआ है। चले कल उसमें बताइएगा अगर कोई मसला है तो ये कल वाले तो सवाल किए थे आपने होमवर्क में, पक्की बात? चलो वेल डन। तो चेहरे पे कॉन्फिडेंस से बोला करो फिर साहब। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, स्टैंड अलोन प्राइस, और कितने से होमवर्क के सवाल में गलती हुई थी, बाद में सोल्यूशन देख के सही की? अच्छा, होमवर्क के सवाल दोनों सही हो गए थे पहले ट्राई में। कल वाले पता नहीं बोल नहीं रहे जी, बोलें। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? 16। स्टैंड अलोन जी, टोटल बताएं। 6.4। अब अगर सवाल में ये लाइन ना लिखी होती, अगर सवाल में ये लाइन ना लिखी होती तो फिर दिसंबर 2019 में जब मैं मशीन ए डिलीवर करता तो मैं एंट्री करता डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट, और जब मशीन बी डिलीवर करता तो एंट्री करता डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। लेकिन सवाल में आज क्या लाइन लिखी हुई है बताएं, जल्दी बताएं। द कंसिडरेशन ऑफ 16 इज रिसीवेबल ओनली आफ्टर वी ट्रांसफर बोथ मशीन। 1600 कब मांग सकता हूं उससे? इसका मतलब है जब मैं मशीन ए बेच रहा था तो उस वक्त मैं उससे पैसे नहीं मांग सकता था। तो आप बताएं ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए दिसंबर में? दिल की आवाज डेबिट, रेवेन्यू फ्रॉम मशीन ए क्रेडिट। कितना? 9.6। कितने लोगों ने यही ओरिजिनल एंट्री किया? डन। आगे, द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड रिसीवेबल एंड रेवेन्यू ऑफ 12 अपॉन डिलीवरी ऑफ मशीन। अकाउंटेंट रिकॉर्डेड रिसीवेबल, असल में उसने यही 12 ले लिया ना, उसने तो डिस्काउंट भी नहीं एलोकेट किया। रिसीवेबल 12 एंड रेवेन्यू 12, ये रॉन्ग एंट्री हो गई। रेक्टिफाइंग थोड़ी सी लंबी बनेगी ना। अब कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट 9.6 और रेवेन्यू डेबिट कितने से? 2.4 से, और रिसीवेबल क्रेडिट 12 से। एक सवाल मैं पूछने लगा हूं, मेरे ख्याल से 5 हाथ भी नहीं खड़े होने, 2-3 हाथ तो दूर की बात। पास पेपर क्वेश्चन 18 में उसने तीनों एडजस्टमेंट्स में कहा हुआ था थ्योरी भी लिख के आए। ये कल 9 से 10 बजे जब हम एक्स्ट्रा पार्ट ले रहे होंगे तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको वो थ्योरी भी लिखवाऊंगा जो कल होमवर्क में दी थी। वो लोग हाथ खड़े करें जिन्होंने थ्योरी भी लिखी थी सॉल्व करते हुए। 1 2 3 4 5 7 हो जाएंगे। आप दोनों नीचे करो। 5। देखें वही बात हुई ना, सिर्फ 5 लोगों ने जो है वो थ्योरी लिखी है हाइब्रिड में। तो अच्छा, हाथ ही नहीं उठाए इन्होंने, नीचे क्या कराने, वही बात हुई ना, 5 लोगों ने सिर्फ थ्योरी लिखी है। अच्छा, 7 लोगों ने। ओके, निकालें आप पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ यू योरसेल्फ आर नॉट सीरियस, तो हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7,
दूसरा पार्ट बनाओ।